आज हम यहाँ पे आईफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट स्टेट एसोसिएशन मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग स्टील रिसाइकलिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं कंट्री के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। और हमारा जो स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल स्क्रैप, दैट इज़ द बेसिक रॉ मटेरियल। हमारा बेसिक जो पेन पॉइंट है वो है कि जो हाउस होल्ड स्क्रैप है, हाउस होल्ड स्क्रैप बोले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो स्क्रैप जनरेट होता है उसका टैक्स चेन में पे कहीं होता नहीं है, तो देन मैन्युफैक्चर के ऊपर डबल टैक्स की लाइबिलिटी आ जाती है। तो हमारा उस पेन पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, मीडिया से यही रिक्वेस्ट करने के लिए आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं कि इस पेन पॉइंट को हाईलाइट किया जाए। हम बहुत ही वाइबल पुख्ता सॉल्यूशन भी प्रपोज कर रहे हैं कि इस स्क्रैप को, हाउस होल्ड स्क्रैप को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर डाल दिया जाए, जिससे वो लाइबिलिटी है जो है मैन्युफैक्चर भराने के लिए तैयार है, मैन्युफैक्चर डिपॉजिट करने के लिए तैयार है, डिपॉजिट करके उसका टैक्स का क्रेडिट मैन्युफैक्चर लेगा। सो यहाँ पे सभी एसोसिएशंस की यही सरकार से दरखास्त है कि इस प्रपोजल को बहुत ही सीरियस नोट पे सुना जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। सर, अगर ये आप लोगों की जो डिमांड है ये पूरी हो जाती है तो इससे क्या प्रणाली में फायदा होगा आप लोगों को? सबसे बड़ी बात है कि आज जो इस इंडस्ट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा, टैक्स लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज्ड होंगी एंड जो रेवेन्यू का आज लीकेज हो रहा है वो रेवेन्यू का लीकेज प्लग होगा। सो इससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में भी बेनिफिट मिलेगा और इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा कि उनकी लिटिगेशंस कम होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है और वो शांति से अपने काम के ऊपर फोकस कर सकता है और एक्सपेंशन कर सकता है। जो आपने ये क्वेश्चन किया है, इसी क्वेश्चन में आज तक हम फंसे हुए हैं पिछले 5 साल से। बेसिकली होता क्या है इसमें, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से स्क्रैप आती है, फर्क नहीं है, वो विदाउट बिल नहीं निकालता स्क्रैप, वहां से बिल तो जनरेट करता है। स्क्रैप आप लोगों को भी पता है क्योंकि हम अभी जिस कंट्री में रहते हैं वहां तकरीबन सब लोगों को ये पता है कि स्क्रैप कैसे इकट्ठी होती है, थ्रू साइकिल, थ्रू रेडी, थ्रू मोटरसाइकिल, जो भी है जो घूमते हैं गलियों में। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब वो स्क्रैप, जो स्क्रैप हमारे हाउस होल्ड से इकट्ठी की जाती है। उसके बहुत सारी आइटम्स हैं, एक एक घर में आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हजारों आइटम ऐसे जो लोहे से बनी होती है और जिसको हम महीने में 2 महीने में बाहर निकालते हैं, चाहे गिरा देते हैं चाहे बेच देते हैं। तो बिल तो जनरेट होता है, फर्स्ट स्टेज पे जनरेट होता है। कबाड़ी जनरेट, कबाड़ी भी 4 हो गए ना जी। पहला तो जो कलेक्ट करता है वो तो कलेक्ट करके छोटे से कबाड़ी को दे देता है। फॉर एग्जाम्पल वो दिन में 50 किलो इकट्ठा करता है, एक और 50 किलो करता है, तीसरा 50 किलो करता है, कोई 20 किलो करता है। वो एक छोटे कबाड़ी के पास जाते हैं जिसके पास दिन में 1 टन माल इकट्ठा होता है। इंडस्ट्री में 1 टन माल नहीं जाता है, मिनिमम 10 से 15 टन 20 टन की गाड़ी लोड होती है। जो वो 1 टन वाला है वो फिर दूसरे बड़े कबाड़ी के पास जाता है, जहां वो जो जिसके पास 5 से 10 कबाड़ी लगे हुए हैं उसके पास 5 टन इकट्ठा होता है। वो बिल जनरेट करता है। बिल उसने जनरेट कर दिया, होलसेल जो डीलर है, बड़ा डीलर है जिससे हम लेते हैं, वो उसको बिल जनरेट करता है, वो हमें बिल जनरेट करता है। जो पहले जिसने बिल जनरेट किया वो टैक्स जमा नहीं करवाता है, डिपॉजिट नहीं करवाता सरकार को, सरकार को डिपॉजिट नहीं कराता, बिल काट दिया। लिसन मी प्लीज, वो टैक्स जमा नहीं करवाता, बिल जनरेट कर देता है, बड़े डीलर के पास जाता है, बड़ा डीलर हमारे पास आता है, हमारे से वो जीएसटी के पैसे भी लेता है और मटेरियल के पैसे भी लेता है। फॉर एग्जांपल उसने हमें स्टील स्क्रैप 40,000 रुपए टन में बेची, उसके ऊपर 7200 रुपए टन का जीएसटी वसूल करेगा वो हमसे। 40,000 की स्क्रैप और 7200 रुपए टैक्स के 47,200 के हमसे करेगा। उसका मार्जिन उसमें 200 रुपए है, वो बाकी का पीछे इसी तरह से पिछली चेन को चला जाएगा। उसने डिपॉजिट नहीं करवाया। अगर उसने नहीं डिपॉजिट करवाया, जब उसकी इंक्वायरी होगी तो वो तो मिलेगा नहीं। आप लोगों को अखबार में पता रहता है या न्यूज चैनल पे पता रहता है कि जब भी डिपार्टमेंट कहीं पे रेड करता है, सर्च करता है, तो जो जिसने पहली इनवॉइस की होती है वो मिलता ही नहीं है। उसके 2 रीजन हैं।
एक तो जिसको मैंने बोला कि वो जनरेट करता है, बिल जनरेट करता है, वो खुद नहीं जनरेट करता, वो कहीं और से लेके फिर लगाता है। वो जो फर्म बनाता है वो ऐसे लोगों के नाम बनाता है जो लोग मिलते नहीं, आप भी पढ़ते सुनते रहते होगे कि किसी का पैन कार्ड ले लिया या किसी का आधार कार्ड ले लिया और फर्म बना ली, उसको बोला तेरे को 10,000 रुपये महीना देंगे। वो ऐसा कुछ करके वो बिल जनरेट तो करता है लेकिन जीएसटी पे नहीं करता, जिसको हम फेक बिल कहते हैं। वो फेक बिल ना होके, हमारी लैंग्वेज में फेक बिल आ गया। एक्चुअल में क्या है, उसका टैक्स पे नहीं हुआ। जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली स्क्रूटनी होगी, कुछ भी चेक करेंगे, वो चेक करते करते वो मैन्युफैक्चरर के पास आते हैं। मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि जी आपका टैक्स जमा नहीं हुआ, पीछे आपने इसका आईटीसी लिया है तो हमें तो आप दो। तो जब वो हमसे मांगेंगे, ऐसा टाइम आएगा कि जितने की इंडस्ट्री नहीं है उससे ज्यादा का जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। 18% इज ए वेरी ह्यूज टैक्स। अगर एक आदमी के पास 5 साल कोई माल आ जाए, 5 साल 5 बार आ गया, इट मीन 90% टैक्स हो गया। यानी कि जितना उसकी टोटल कैपिटल है उतना ही उसको टैक्स की लायबिलिटी होगी 5 बार में। और हमारे पास तो 50 बार घूम चुका है अभी तक। तो हमारा इसमें यह कहना है, जो बिल वो जनरेट करता है उल्टा सीधा वो जनरेट ना करें, उसके ऊपर लिखे वो आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो हम 7200 रुपए उसको दे रहे हैं, प्लस 40 रुपए की स्क्रैप लेके हमारा फिनिश बन जाता है 50 रुपए, उसके हो गए 9,000 रुपया। 1800 रुपए तो आज भी हम उस सरकार को देते हैं, 7200 रुपए कबाड़ी को देते हैं। हम कहते हैं आप कबाड़ी को छोड़ो जी, वो 9 का 9,000 हमसे ले लो। उसमें क्या है, हम भी सिक्योर हो गए कि हमने सरकार का पैसा दे दिया कि हमारी लायबिलिटी कल को नहीं आएगी। सरकार की जो चोरी हो रही है वो भी बंद हो जाएगी, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हमारा कहने का तो मतलब ये है भी जो आदमी, मैं कहता हूं वो गरीब आदमी है, वो टैक्स जमा नहीं कराता या कराना नहीं चाहता, छोड़ो ना जी आप उसको। स्क्रैप तो हमारे पास आएगी, उसके नीचे टैक्स लगा होगा तो हम डिफरेंस देते हैं। अगर उसके नीचे आरसीएम लिखा होगा तो हम पूरा देंगे। आप लोगों को पुरानी बात पता होगी कि पहले आरडी सेल हुआ करती, रजिस्टर्ड डीलर सेल, लास्ट वाला जाके टैक्स पे करता था। इसी तरह अगर आरसीएम लिख दिया उन्होंने तो टैक्स कहीं नहीं गया, टैक्स तो मैन्युफैक्चरर को देना पड़ेगा। जिस चीज से मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, अगर मेरे पास आईटीसी नहीं है, आईटीसी समझते सर आप, अगर मेरे पास आईटीसी नहीं है तो मुझे 100% पे करना पड़ेगा। आज भी ये पोजीशन है कि हमारा आईटीसी, पहले हम आईटीसी यूज कर लेते हैं, जब हमारे पास आईटीसी नहीं होता तो हम 100% डिपॉजिट कराते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर कोई नई फैक्ट्री लगती है, पहले महीने उसका स्टॉक जनरेट होता है, 10,000 टन जनरेट हो गया, आईटीसी आ गया, उसने बेचा 2,000 टन, तो आईटीसी में से ही चलता है। जब उसका आईटीसी खत्म हो जाता है, सेल करेगा तो 100% उसको जमा कराना पड़ेगा। तो हमारी इसमें एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए, छोटा सा ये काम है हमारा, आपके लिए छोटा सा काम है, हमारे लिए बड़ा काम है। हमारा काम ये सरकार पे आप पहुंचाइए अच्छी तरीके से कि इंडस्ट्री जो है, जिसको हम सेकेंडरी स्टील बोल रहे हैं, सेकेंडरी का मतलब ये नहीं है कि हम छोटा काम करते हैं। सेकेंडरी का मतलब कि 2 तरह से स्टील बनता है, एक आयरन ओर से बनता है, एक स्क्रैप से बनता है। आज वर्ल्ड वाइड, इवन के इंडिया भी चाहता है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन कम हो। अगर पोल्यूशन कम करना है तो सेकेंडरी स्टील को बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी कि है जी रिसाइकलिंग को, सेकेंडरी स्टील रिसाइकलिंग को, क्योंकि रिसाइकलिंग में स्क्रैप से स्टील बनाने में पोल्यूशन कम होता है। और आप लोगों ने गडकरी के और उनके सब जो हमारे एनजीटी के जो ऑफिसर साहबान है, उन लोगों की आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि हम इंडिया में पोल्यूशन कम करना चाहते हैं, ग्रीन स्टील बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। ये आज अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी एक ही प्रॉब्लम है, हम सरकार से कुछ नहीं मांगते, हम कोई टैक्स कम नहीं करवाना चाहते कि हमारा 18 का 17% कर दो, नहीं, ऐसी हमारी कोई डिमांड नहीं। हमारी डिमांड ये है कि हमें सेफ करिए। हम सेफ कैसे होते हैं कि जो टैक्स लेके भाग जाते हैं वो भागे ना। वो भागेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जब टैक्स हम ही दे रहे हैं, उनके भागने से क्या फर्क पड़ेगा। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है।